ये गुरु तेग बहादुर जी इसलिए दिल्ली आए थे कि कश्मीरी पंडितों ने पुकार की थी और श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ये कुर्बानी दी। जंग के मैदान में सबसे आगे खड़े होते थे और जो मुगल सेना होती थी या कोई भी सेना होती थी वो थर थर कांपने लग जाती थी। खत्म तो नहीं हुआ है जातिवाद, तो अभी लोगों के मनों में है, लोगों के दिलों में भी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दर्शक। मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं और मोगा यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। एक बात बताऊंगा, हम लोग आज दिल्ली में मिल रहे हैं। दिल्ली में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई थी। ठीक ये कहानी वैसी ही है जैसे संभाजी महाराज की जब हत्या हुई पेशवाओं ने की, वो भी आरोप मुगलों पर जाता है, तो उसके बाद उनका भी अंतिम संस्कार जो है वो शूद्रों ने किया था, अछूतों ने किया था, जबकि ऐलान कर दिया गया था कि जो भी इनका अंतिम संस्कार करेगा उसके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। और वहाँ भी वो आप भीमा कोरेगांव जब भी जाएं तो वो उनके समाधि स्थल बने हुए हैं। गुरु तेग बहादुर जी के साथ भी यही हुआ। मैडम से भी मेरी बातचीत हुई, हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं। इन्होंने बताया कि जब तेग बहादुर जी की शहादत हुई, गुरु तेग बहादुर जी की, जो गुरु गोविंद सिंह साहब के पिता थे, उसके बाद उनका सर लेकर जो उनका जो अंतिम संस्कार हुआ वो एक शूद्र थे और बहुत वीर थे और गुरु गोविंद सिंह साहब के परिवार के साथ वो अंतिम समय तक बने रहे क्या। और उसी पर मैम ने पीएचडी किया। मैम पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर रागिनी शर्मा और मेरी पीएचडी है भाई जैता जी के ऊपर, बाबा जीवन सिंह जी के ऊपर, जो श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश है दिल्ली से श्री अनंदपुर साहब तक लेके गए थे। तो जब मुगलों ने गुरु तेग बहादुर जी को यहाँ बुलाया था दिल्ली और उनको झुकने के लिए मजबूर किया, लेकिन वो झुके नहीं। हाँ, क्योंकि ये गुरु तेग बहादुर जी इसलिए दिल्ली आए थे कि कश्मीरी पंडितों ने पुकार की थी, गुरु तेग बहादुर जी के पास गए थे, बेनती की थी कि आप हमारे धर्म की रक्षा करो। और श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ये कुर्बानी दी थी। और जब यहाँ आए और औरंगजेब ने बहुत ही तसीहे दिए, बहुत ही उनको सताया, लेकिन श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि मैंने मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं करना, मैंने शहादत को ही कबूल करना है। तो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शहादत को कबूल किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब चांदनी चौक में श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई तो औरंगजेब, आपको पता ही है कि औरंगजेब कितना कट्टर सुन्नी मुसलमान था और लोग कितना डरते थे उनसे। और उसने ये कह दिया कि अगर इनका शीश कोई यहाँ से शीश और धड़ कोई लेके गया तो उसका परिवार ही नहीं, उसकी पुश्तों तक है जो वो मैं ख़त्म कर दूंगा। तो इसी डर से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उनका शीश और धड़ वहाँ से लेके जाया जा सके। लेकिन भाई जैता जी और उनके पिता भाई सदानंद जी, उन्होंने ये प्लानिंग बनाई कि गुरु जी का शीश है किस तरह से वहां उठाया जाए। फिर भाई जैता जी ने गुरु तेग बहादुर जी का शीश वहां से उठा के श्री अनंदपुर साहब लेके गए और वहां पे बाल गोविंद राय जी को दिया। तो उसके बाद फिर वो कब तक रहे? वो उनके प्रमुख सेनापति थे जैता सिंह जी। हाँ जी, जैता सिंह जी नहीं है, उनको खालसा पंथ की स्थापना के बाद उनका नाम है वो बाबा जीवन सिंह जी पड़ गया था। मतलब खालसा पंथ की स्थापना से पहले उनको भाई जैता जी के नाम से जाना जाता था और खालसा पंथ की स्थापना के बाद उनको बाबा जीवन सिंह जी के नाम से जाना जाता था। और अपने अंतिम समय तक, मतलब भाई जैता जी जो थे वो अपनी शहादत, उनकी शहादत हुई थी चमकौर की गढ़ी में, तो अंतिम समय तक वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साथ ही रहे थे। लेकिन सवाल है कि उनमें क्या और क्या खासियत थी? वो सेनापति थे, उसके साथ साथ हाँ, वो सबसे ऑलराउंडर थे। मैं तो यही कहूँगी कि उनमें बहुत ही खासियत थी। एक तो वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सेना के मुख्य जर्नैल थे और उनके किले के कमांडर थे। यहाँ तक कि साहिबजादा अजीत सिंह जी जो गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े सपुत्र थे, उनके वो आर्मी ट्रेनर भी थी। और एक बार सरसा की लड़ाई में जब साहिबजादा अजीत सिंह जी को मुगलों ने घेरा डाल लिया था, जिसको हम चक्रव्यूह कहते हैं ना, कि चक्रव्यूह में फंसा लिया था, तो भाई जैता ही से जो उनको वहां से निकाल कर लेके आए थे सरसा। मतलब बहुत बहादुर थे। कहते हैं कि जब भाई जैता जी उनको देखने की सबसे आगे ही है। तो गुरु गोविंद सिंह के साथ भी उन्होंने काम किया, आपने चूंकि उस पर पीएचडी किया है। हाँ जी, भाई जैता जी जो थे, मतलब गुरु गोविंद सिंह जी के बहुत ही प्यारे थे और कोई भी सलाह जो लेनी होती थी उन्होंने, वो भाई जैता जी के साथ ही रहते थे, भाई जैता जी से ही सलाह मशवरा करते थे। और यहाँ तक, मैं तो यहाँ तक भी कहूँगी कि जो खालसा पंथ की स्थापना है
वो एक प्रेरणा स्रोत बने थे खालसा पंथ की स्थापना के लिए। जब शीश गुरु तेग बहादुर जी का चांदनी चौक में पड़ा था, तब गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई जैता जी से पूछा कि वहाँ पे कोई गुरु का सिख नहीं था जो शीश उठा सके, किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं की। तो भाई जैता जी ने कहा नहीं, किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं की। तो फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने सोचा भी क्यों ना मैं सभी को इतना दलेर बना दूं भाई जैता जी जैसा, कि इनमें इतनी पावर भर दूं कि ये सभी दलेर होके लड़े। सिख कौम इसीलिए दलेर है कि खालसा पंथ की स्थापना हुई। फिर तो उनको गुरु जीवन सिंह जी को गले भी लगाया था इन लोग। हाँ, जब भाई जैता जी शीश लेके गए थे, जब उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश बाल गोविंद राय जी को दिया था, तो बाल गोविंद राय जी ने भाई जैता जी को गले से लगाया और ये कहा, रंगरेटे गुरु के बेटी। तो मतलब वो उस समय के हिसाब से जो जातियां बनी थी उसमें शूद्र थे वो। हाँ, उसमें चौथे वर्ण में थे भाई जैता जी। चौथे वर्ण में। हाँ, चौथे वर्ण में थे। उसके बाद पंजाब में भाईचारा बढ़ा इन सब कहानियों के बाद, इन सब इतिहास के बाद। किस तरह भाईचारा बढ़ा मतलब? जो जो कम्युनिटी वाइज जैसे शूद्र अछूत और ये सब थे उसमें एक्सेप्टेंस बढ़ी उनकी। हाँ, ये तो चार वर्ण तो आपको पता ही है, शुरू से ही चलते आ रहे हैं। अकेला पंजाब में नहीं, पूरे भारत में ही है ये जो शूद्र प्रणाली चलती आ रही है। पर मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई भी वर्ण व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले तो हम इंसान हैं। नहीं, जैसे गुरु नानक साहब ने भी कहा, नो रेस नो कास्ट। मतलब वर्ण व्यवस्था तो थी जिसके खिलाफ गुरु नानक साहब भी बोल रहे थे। हाँ, वर्ण व्यवस्था थी, पर सिख धर्म में गुरु नानक देव जी ने ही इसका जो है जाति प्रथा का खंडन किया था। उन्होंने मतलब जो लंगर पंगत की जो चलाया था वो इसी वजह से ही चलाया, जातिवाद के खिलाफ ही, जातिवाद के खिलाफ थे चलाया था, क्रांतिकारी भी। क्या स्थिति है मैम, अगर बात करें पंजाब के हिसाब से और सिखिज्म के हिसाब से, जातिवाद है या खत्म हो गया? खत्म तो नहीं हुआ है, जातिवाद तो अभी लोगों के मनों में है, लोगों के दिलों में भी है। लेकिन गुरु नानक साहब का सपना था कि वो खत्म। हाँ, सिख धर्म में गुरु नानक देव जी ने तो स्टार्ट ही इसी से ही किया था, जातिवाद का खंडन ही उन्होंने। नो रेस नो कास्ट। हाँ, नो रेस नो कास्ट से। और मतलब जो गुरु जीवन सिंह जी की जो पूरी कहानी है वो दिखाता है कि किस तरह से एक भाईचारा भी था, लोग आपस में मिलकर देश की सेवा भी कर रहे थे, लड़ मर भी रहे थे। और गुरु गोविंद सिंह साहब के बहुत करीबी थे वो। बिल्कुल, बहुत करीबी थे। मैं कह रही हूँ कि सिख धर्म में ये जात पात का जो था, जो उन्होंने सिख धर्म बनाया था, हमारे गुरुओं ने जो सिख धर्म बनाया था, उसमें जात पात का कोई स्थान नहीं है। और चलिए, और मैम ने भी उस चीज को तोड़ा है खुद आती हैं वन व्यवस्था के हिसाब से, मैं कह रहा हूँ संविधान, अब तो हम संविधान हो गए, हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटी मानते हैं। मैम जनरल कैटेगरी से हैं, ब्राह्मण फैमिली से हैं और शादी इन्होंने की है शेड्यूल कास्ट फैमिली में। तो आपको कब ऐसे आपको भी लगा कि ये जात कास्ट का बैरियर तोड़ना है? नहीं, मेरे को मतलब जात पात लगती नहीं थी, शुरू से ही कुछ नहीं था। ठीक है, मैं ब्राह्मण परिवार से कह सकते हो कि हूँ, मतलब लोग कहते हैं कि ब्राह्मण है ना, मतलब अदरवाइज तो हम इंसान हैं। तो मेरे को शुरू से भी ऐसे नहीं लगता था कि कोई जात पात होती है। मेरे को लगता था कि सबसे पहले हमें इंसान बनना चाहिए, जो गुरु नानक साहब ने कहा है। हाँ, जो गुरु नानक साहब ने कहा है। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि श्री गुरु तेग बहादुर की वजह से ही, अगर ब्राह्मण है तो श्री गुरु तेग बहादुर जी की वजह से ही हम लोग जिंदा हैं। एक सवाल मेरे मन में आता है, जैसे भारत में मुगलों का शासन रहा, अंग्रेज आ गए, आपको नहीं लगता, आप चूंकि हिस्टोरियन हैं, हिस्ट्री पढ़ाती हैं, अगर जातिवाद नहीं होता और सब हम आपस में भाईचारा करके लड़ते इन दुश्मनों से, तो शायद भारत कभी गुलाम नहीं होता? बिल्कुल, ये तो बात है ही है ना। अगर छोटे छोटे समूहों में राज्य ना बटे होते, छोटे छोटे राज्य ना होते, मिलजुल के रहते, तो ब्रिटिश राज कभी भी नहीं आ सकता। अच्छा, ये लोग आपस में कॉन्स्पिरेसी भी एक दूसरे के खिलाफ करते थे, जो अंग्रेजों से मिल जाते थे, मुगलों से मिल जाए, जैसे गुरु तेग बहादुर जिस तरह से मुगलों से लड़े, शिवाजी महाराज जिस तरह से लड़े, महाराणा प्रताप जिस तरह से लड़े, बहुत राजाओं ने सरेंडर कर दिया, लड़े ही नहीं। लड़े ना लड़ने का मतलब वही समझ लो कि जेलसी, कि वो मेरे से बड़ा ना हो जाए, उसका राज्य मेरे से बड़ा ना हो जाए। जब तक हम ये सोच नहीं छोड़ेंगे, टिल डेट भी, आज भी मैं यही कहूंगी कि जब तक हम संगठन के साथ एक होके नहीं चलेंगे, जैसे कि डॉक्टर साहब बीरा अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं है, उनकी विचारधारा है, एक विचारधारा है जो सभी जनहितों के लिए अच्छी है, अभी इसीलिए जिंदा है ना। और अगर हम कहें कि डॉक्टर बीराम अंबेडकर जो है शारीरिक रूप में हमारे साथ नहीं है, तो क्या वो नहीं है, वो संविधान के रूप में हमारे साथ हैं। तो देखिए, मैडम हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं, सारी बात करती हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत में जो विदेशी आक्रमणकारी ज़्यादातर आए, उनको जातीय फूट की वजह से बहुत फायदा मिला। सोचिए, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह साहब,
ये तमाम लोग मुगलों के खिलाफ लड़े, लेकिन उस समय जो भारत के जो राजा थे वो जातियों में बटे हुए थे, कई राजा धर्मों के में बटे हुए थे, और इस वजह से भारत को मुगलों की कभी गुलामी करनी पड़ी, कभी अंग्रेजों की गुलामी करनी पड़ी। आज़ाद भारत में हम सब पहले भारतीय अगर बन जाएं तो शायद भारत की तरफ, भारत की सेना इतनी ताकतवर है, भारत एक सोने की चिड़िया हो सकता है, मजबूत देश बन सकता है अगर इस देश से जातिवाद खत्म हो जाए। और इसलिए हमने ये आपको कहानी बताई कि गुरु गोविंद सिंह साहब जो लड़ाइयाँ जीती हैं, उन्होंने 14 लड़ाइयाँ लड़ी, 13 किताबें लिखी, और उन्होंने जातिवाद को हटाया, परे हटाया। उनके पिताश्री ने भी जातिवाद को परे हटाया। इसी तरह से शिवाजी महाराज भी इसलिए ज़्यादा बहादुर हुए, ज़्यादा लड़ाइयाँ जीतने में सफल रहे कि उनकी सेना में भी जातिवाद के लिए कोई जगह नहीं था, यहाँ तक कि धर्म के लिए भी कोई जगह नहीं था। उनके सेना में मुसलमान भी थे। आपको समझना है कि देश को मजबूत बनाना है तो जाति और धर्म से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। शुक्रिया मैम, हमसे बातचीत करने। थैंक यू सो मच। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।